ये चलिए अब बहुत वक्त नहीं हम लेंगे। चलिए तो आज हम एक नया चैप्टर जहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्री। एक बार तो मेंस में भी यहाँ से आया है चैप्टर 9। पहले चैप्टर 8 हुआ करता था, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए, सदाचार के लिए प्रतिभूति, क्या आप शांति बनाए रखना आपके सदाचार की आप प्रतिभूति दीजिए, सिक्योरिटी फर्निश कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ सेक्शन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, यहां से प्री मेंस एपीओ के लिए तो नहीं कहूंगा कि यहां से सवाल आएगा, जुडिशरी में यहां से सवाल बनता है। एपीओ में क्यों? क्योंकि एपीओ में प्योर क्रिमिनल आएगा। ठीक है, चलिए तो जरा हम देखते हैं सेक्शन 125। क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन वेयर एनी पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड। वर्ड यू अंडरलाइन कीजिएगा, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद आप जो है शांति बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप जो है शांति भंग कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, आप जो है शांति बनाए रखेंगे, आपका कन्विक्शन हो गया। इसके लिए जो है दो, देर आर टू कोर्ट्स विच आर empowered टू टेक अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फ्रॉम अ कन्विक्टेड पर्सन, कोर्ट ऑफ सेशन एंड judicial magistrate first class shall have a power to take a bond from a person upon a conviction that they will not violate the bond. बॉन्ड भरवाएंगे, किससे भरवाएंगे? हु हैज बीन कन्विक्टेड, किस सेक्शन में कन्विक्टेड हुआ है? क्लॉज 2 के जो सेक्शन से दिए गए 4-5 सेक्शन, इन इन सेक्शंस में अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है तो उससे बॉन्ड भरवाएंगे कि आप कन्विक्शन के बाद यू विल नॉट डिस्टर्ब द पब्लिक पीस। क्लियर है बात? पढ़िए जरा, कितने दिन का बॉन्ड होगा? 3 साल का। ये सब याद रहे। ये अब टू मेंटेन पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मामला है, ये सब समझ रहे हैं आप? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का मामला है यहाँ पर। अब पब्लिक पीस को मेंटेन करना है, पब्लिक पीस को बनाए रखना है। सो फॉरवर्ड, लेट्स मूव सेक्शन 125, बताइए जी बस सेक्शन 125 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन क्लॉज 1 when a court of session or court of magistrate of the first class convicts a person of any of the offences specified in subsection 2 or of abetting any such offence and is of opinion that it is necessary to take security from such person for keeping the peace, the court may at the time of passing sentence on such person order him to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 3 years as it thinks fit. कौन कौन है याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। पावर टू टेक अ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग अ पीस अपॉन अ कन्विक्शन, कौन है? अंडरलाइन कीजिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन एंड जेएमएफसी। कितने साल का बॉन्ड भरवाएंगे? 3 साल का। कब? एट द टाइम ऑफ पासिंग एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। किस लिए? फॉर कीपिंग अ पीस। वो ऑफेंसेस कौन कौन से आप बता दीजिए। Clause 2. The offences referred to in subsection 1 are A. Any offence punishable under chapter 11 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 other than an offence punishable under subsection clause 1 under subsection 1 of the section 193 or 196 or 197 thereof. ठीक है, इनके अलावा 193, 196, 197 के अलावा जो चैप्टर 11 में ऑफेंसेस दिए गए उनके लिए बॉन्ड भरवाएगी कोर्ट ऑफ सेशन और जेएमएफसी। और कौन से ऑफेंसेस है बताइए? B. Any offence which consists of or includes assault or using criminal force or committing mischief. ठीक है, कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस करता है जो क्रिमिनल असॉल्ट है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या मिसचीफ यूज करता है। नेक्स्ट। C.
Any offense of criminal intimidation. डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। नेक्स्ट। Any other offense which caused or has intended or known to be likely to cause a breach of peace. जहां पर ब्रीच ऑफ पीस होने का डर है, ऐसा ऑफेंस करेगा या करने वाला होगा। इन 4 ऑफेंसेस के लिए जो है कोर्ट क्या करेगी, एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फ्रॉम अ कन्विक्टेड पर्सन। कितने दिन का? फॉर नॉट बीइंग मोर देन 3 years। ठीक है। अब सपोज करिए जो अपील की, where a court has ordered a convicted person to execute a bond for keeping a security and the period of bond is 3 years. Person seems to be aggrieved by an order of the court। अपने आप को समझते हैं कि मैं aggrieved हूँ by the order of the court, then what are the remedies available to him? He may file an appeal। अपील गया या रिवीजन में गया, है ना, अपील या रिवीजन में गया, रिवीजन में उसको रिवर्स कर दिया। समझ रहे हैं आप बात? What will be the consequence of सच बॉन्ड? तो ऐसा बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा। पढ़िए नेक्स्ट। Clause 3. If the conviction is set aside on appeal or otherwise the bond or bail bond so executed shall become void. Clause क्लियर है 4. बात? अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत बात कई बार पूछा गया, हम इसको जो है वैलिड लगा के आए थे। मैंने कहा यार जो है कन्विक्शन ही तो वो कर रहे हैं ना, उसको हम वैलिड लगा के आए थे। पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट। जो ये पावर है सेक्शन 125 की, ये कोई भी कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा चलिए, जो ये बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड भरवाया जा रहा है, ये बॉन्ड कब से माना जाएगा कि कब से आप पीस रखेंगे? है भाई? सर जिस दिन कन्विक्शन हुआ है उस दिन से। ना 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 ना, कन्विक्शन के बाद। कन्विक्शन में तो आप अंदर है ना, कन्विक्शन में तो आप अंदर है। जेल के बाहर निकल के आप शांति बनाए रखेंगे। पढ़िए जरा 138। 138 पढ़े। जी भाई। 138. Commencement of period for which security is required. Clause 1. If any person in respect for whom an order requiring security is made under Section 125 or Section 136 is at time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence. अंडरलाइन। कब कमेंस करेगी? ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ, जी बोले यार। सेंटेंस। सेंटेंस के एक्सपायर होने के बाद। क्लियर है ना बात? अच्छा, अब ये जो ऑर्डर है, जो 5 का ऑर्डर पास किया गया, ये ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया, ऐसी कोर्ट के द्वारा किया गया जो कॉम्पिटेंट नहीं थी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सच ऑर्डर? बताइए। प्रोसीडिंग क्या होगा? By विशिएट हो जाएगी। पढ़िए 1 सेक्शन 507 क्लॉज सी। देखिए लिखा है क्या। जी भाई। 507 clause C demands security to keep peace। मतलब ऊपर से पढ़ दो। If any magistrate not being empowered by law in this behalf does any of the following things, namely C demands security to keep the peace। जी क्लियर है बात? जी भाई। अच्छा, ये जो मिक्स वेज बनाई जा रही है, ये समझ आ रही है कैसे बन रही है? आलू धनिया सब डल रहा है इसमें सबको, है ना? कभी फिर बाद में को, अब ये लो देखो, अब आया बाद में पूछने के बाद। ये बड़ा बुरा लगता है मुझे। एक बार में कहो ना कि नहीं आता, नहीं आया समझ में।
क्या समझ नहीं आया बताइए आप? पूरा सेक्शन समझ नहीं आया कि ये क्यों कहाँ क्यों पढ़वाया हमने? बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूरा ही नहीं समझ आ रहा फिलहाल तो। अच्छा, फिलहाल तो पूरा समझ नहीं आ रहा, चल थोड़ी देर बाद आ जाएगा अब तो। जी सर। सर वो रिवाइज कर लूंगी ना फिर आ जाएगा सर वो। हाँ, बहुत बढ़िया, रिवाइज कर ले। ठीक है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट देखिए, यहाँ पर जो है मेनली जो सेक्शन 125 बात करता है, किस चीज की बात करता है? कोई भी देखो, आप प्रैक्टिस करते हो, आपको एक बात बता दे, 107-16 सुना है सीआरपीसी में? 107-16, 107-16 सुना कि नहीं सुना किसी ने? हाँ सर, वो 126 135 हो गई है। तो 107-16 सुन लो पहले। ये होता क्या है 107-16? वो यही है। अब यहाँ क्या है कि कोई पर्सन है जिसका पता है कि यार ये तो गुंडा है, ये तो बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद ये फिर आतंक काटेगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट जिसने कन्विक्शन पास किया है, जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो उससे रिक्वायर करेगा कि भाई आप जो है बॉन्ड भरिए, कि आप बाहर निकलने के बाद आप आतंक नहीं काटेंगे। तो कोर्ट उनसे जो 3 साल का बॉन्ड भरवा लेता है। किन ऑफेंसेस में भरवाता है? ये क्लोज 2 में दिया है। कौन से ऑफेंसेस है? कि सेक्शन 193, 196 और सेक्शन 197 बीएनएस के जो चैप्टर 11 में दिए गए हैं, इनके अलावा और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, असॉल्ट का, क्रिमिनल फोर्स का, क्रिमिनल मिसचीफ का और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पीस, इन मामलों में इनसे बॉन्ड भरवाएंगे कि आप जाके ये सब काम नहीं करेंगे, डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, किसी को असॉल्ट नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं करेंगे, क्रिमिनल मिसचीफ नहीं करेंगे, है ना? अच्छा, आपको मेरी अंगूठी मिली है, दिख रही है? हाँ, दिख रही होगी ना। ये आपको मेरी रिंग मिली। ये रिंग मिलने के बाद जो है रहनुमा पठान, ये आपको मिली, आपने देखा, कहने लगा हो ये तो अली सर पहनते, वाह वाह क्या बात है। आपने उठाई, इसको दूर मारी फेंक के तालाब में। कौन सा ऑफेंस किया आपने? मिसचीफ। ये आप मिसचीफ। रहनुमा पठान है? रहनुमा, जी सर। कौन सा ऑफेंस हुआ? मिस्चीफ। कैसे? इन्हें पता है कैसे? आप बताइए या कैसे? क्या तो दिया इनके चक्कर में आके मिसचीफ? सर सर आपने उसे तो वैसे तो उसे आपने अपने लिए यूज नहीं किया है, आपने बस उसे ऑनर से उसे दूर कर दिया है ना। मतलब एक शरारत, वो एक सर एक टर्म होती है इसमें। नहीं नहीं, आप मजाक कर रही है हमारे साथ। बताइए जनाब हारिस साहब। भाई इसमें ये रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू मतलब एनी पर्सन है यहाँ पर कि उसके जो रिंग लेकर के। whoever जी। intended to cause wrongful loss to any person। आपका यहाँ इंटेंशन जो है, देखिए, यू आर नॉट गेनिंग द थिंग्स, आप अपनी पॉकेट में रख लेती, कोई और ऑफेंस होता। आपको तो नुकसान पहुंचाना था, आपने उठाई मारी, दूर फेंक के, कहने लगे मैं पहनाऊंगी इन्हें, पहन के बहुत यूं करते घूमते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नहीं नहीं, मैंने जो डेफिनेशन है ना भाई, मुझे भी बहुत दिनों बाद समझ में आई थी बेटा, याद है ना जब आपने बीएनएस पढ़ाई है, तो जी हमने भाई। एक चीज कैसे आपको क्लियर कराई थी। बीएनएस में थी तुम रहनुमा? यस सर। हैं? मुझे यस लगा सर। तुम बीएनएस में नहीं थी। ही ये मैं तो सर गलत भी नहीं। परफॉर्मेंस दे रही हो बेटा। सर मेरा वर्ड सही नहीं था, पर मैं कहने का मतलब वही था, मैंने खुद के पास खुद के यूज के लिए रखा, आपका लॉस करके उसे आपसे दूर कर दिया। अच्छा, आपकी और मेरी बर्फ की फैक्ट्री है, आपने बर्फ में पानी छोड़ दिया, बर्फ सब पिघल गया। जी बताइए, कौन सा ऑफेंस किया आपने? बताइए। मिस्चीफ ही हो उसका। क्यों? चलिए, कहाँ से फंस गई हारिस? गेन मुझे कुछ नहीं हुआ, बस आपको लॉस हो गया ना। आपको भी तो लॉस हुआ है हारिस।
जी भाई, खुद का लॉस यहाँ पर इमेटीरियल है, हमें दूसरे को लॉस नहीं पहुंचाना। यस, मिस्चीफ है ये। आप और मैं घोड़े में शामिल है। घोड़े पे बैठ के दिल्ली में ही घूम रहा हूँ, रहनुमा आपने कहा इनको मैं घुमाऊंगी, उठा के घोड़े का पैर काट दिया। कौन सा ऑफेंस किया? मिस्चीफ। समझ रहे हैं ना? अच्छा, डॉगी सुनने, आपको पता है डॉगी किसे कहते हैं? भाई शायद कुत्ता होता है। कुत्ते का बच्चा कह दो। पप्पी, जिसे पप्पी भी कहते हैं, पपी पपी। जी हैं? भाई। ये दिल वाले भी लोग ही क्या कुत्तों के साथ? तो उसको लेके, एक मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, मैं उसको लेके आ गया, ये शगुन का था, और अपने घर लेके आ गया। कौन सा ऑफेंस किया शगुन? बहुत प्यार करने वाली बन रही, तो बता दो कौन सा ऑफेंस किया? प्यार के? सर मिस्चीफ। क्या है भाई, ये कौन सा ऑफेंस है? थेफ्ट है भाई। थेफ्ट है यार। पता नहीं क्या पढ़ती है। whoever dishonestly intending to take any movable property out of the possession of a person। कहाँ है दिमाग? चलिए, गलत निकाल दिया आपने मुझे, है ना? चलिए ठीक है ना? क्लियर है ना बात? सेक्शन 125 एंड 138, जिसके साथ हमने 507 क्लॉज सी पढ़ा। अब आ जाइए सेक्शन 126, जिसको पहले 107-16 कहते थे, अब पढ़ेंगे 126 प्लस 135। क्लियर है? अब यहां पर देखिए व्हाट हैपन्स। यहां पर मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि देर इज लाइकली टू ब्रीच ए पीस। वहां पर ब्रीच ऑफ पीस होने वाला है सर। एक एप्लीकेशन बनाई, सपोज करिए आपके यहाँ जो है गैदरिंग होगी, रिलीजियस गैदरिंग होगी, कोई रिलीजियस गैदरिंग में आपको लगता है, सपोज हम बात करें सुगंधा, एक रिलीजियस गैदरिंग होने वाली है आगरा में। आपको आगरा फोर्ट के सामने से निकलना है, आपको लगता है कि ABCDEFGH ये लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं कि दे मे डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एंड दे मे कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लिखती हो, वहां के एसडीएम को लिखती हो कि सर मुझे डर है कि एट द टाइम ऑफ द प्रोसेशन, जब प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन, और यहाँ पर कोई हम निकालने जा रहे हैं, तो हमें इन इन लोगों से डर है कि ऐसा ना हो कि ये लोग मिलके जो हैं किसी हमारे जुलूस में बाधा डालें। अब उसके लिए जो है कोर्ट, देखिए यकीन तो नहीं करेगी कोर्ट कि ये सही बात है। अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ऐसे मामले में इंक्वायरी करेगी। कोर्ट कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी कैसे करेगा? जैसे समन केस की तरह, समन केस की तरह उसको इंक्वायर करेगा, इंक्वायर करके देखेगा, और उसको लगता है कि हाँ देर इज मेटीरियल फैक्ट कि वो ऐसा कर सकते हैं, उनका जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एंड दे हैड आल्सो वायलेट सेक्शन 126 एंड 135, पहले भी उन्होंने वायलेट किया इस तरीके से। तो कोर्ट उनसे पूछेगी कि आपसे क्यों ना हम जो है बॉन्ड भरवाएं फॉर कीपिंग अ पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग अ पीस। समझ रहे हैं आप? अब आपसे क्यों हम के बॉन्ड ना भरवाएं, बताइए। ठीक है? कोर्ट उनको शो कॉज नोटिस देगी, और कौन? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर उनसे जो है इंटरिम बॉन्ड भरवा सकता है। कितने दिन का? 1 साल। 6 महीने। ना ना ना, अंडरलाइन कीजिए, 6 महीने का इंटरिम बॉन्ड। हम इंटरिम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मिलेगा अभी वो। ये बॉन्ड तो 1 साल का होगा, इंटरिम बॉन्ड 6 मंथ का। और
जो ये इंक्वायरी कर रहा है, इस इंक्वायरी को जो है कितने दिन के अंदर कंप्लीट करनी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, विद पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर कोर्ट को लगता है कि यस ही मे लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब अ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट, तो कोर्ट उससे जो है क्या करेगी, अब यहां पर बेल बॉन्ड भरवा लेगी। क्लियर है बात? कितने का? 1 साल का। किसको समझ नहीं बात? सबको आ गई होगी, पढ़िए। Section 126 Security for keeping peace in other cases. When an executive magistrate receives an information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may in the manner hereinafter provided require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond or bail bond for keeping the peace for such period not exceeding 1 year as the magistrate thinks fit. क्लियर है बात? बात समझ में आई? 3 चीजें हैं वो, जहां उसको लाइकली वर्ड यूज किया है, इन्होंने क्या किया है कि पर्सन इज लाइकली टू कमिट, 3 चीज कमिट करता है, ब्रीच ऑफ पीस करता है, डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट। अब उससे कहेंगे कि तुमसे हम क्यों ना 1 साल का बॉन्ड भराएं, लेकिन इससे पहले उनसे जो है 6 महीने का इंटरिम बॉन्ड भरवा लेंगे। देखिए जरा जाके 135। पढ़ो भाई 135। जी जी जनाब, थोड़ा सा बताइए। जी। Section 135 Inquiry as to truth of information. When an order under Section 130 has been read or explained under Section 131 to a person present in court, or when any person appears or is brought before a magistrate is compliance with or in execution of summons or warrant issued under section 132, the magistrate shall proceed to inquire into truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary. ठीक है, इंक्वायरी, यहाँ इंक्वायरी शुरू होगी, यहाँ पर इंक्वायरी शुरू कर दी, अब उनको एविडेंस मिला। इंक्वायरी करेगा, कैसे की इंक्वायरी करेगा? जैसे कि समन केसेस का ट्रायल होता है, क्लॉज 2 देखिए, उसके बाद क्लॉज 3 पढ़िए। Clause 3. After the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1. समझ रहे? अच्छा, ये इंक्वायरी क्या है, समझ में आ रहा है ना? इंक्वायरी क्या इंक्वायरी हो रही है ये? जी भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए। After the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of breach of the peace or disturb of the public tranquility or commission of any offense or for the public safety, may for reason to be recorded in writing direct the person in respect of whom the order under section 130 has been made to execute a bond or bail bond for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond or bail bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded. क्लियर है बात? कितने दिन का इंटरिम बॉन्ड भरवाएंगे? 6 month. 6 month. 6 महीने का। नेक्स्ट आइए, क्लॉज 6 आइए, जो इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, पढ़िए। The inquiry under this section shall be completed within the period of 6 months from the date of its commencement, and if such inquiry is not so completed, the proceeding under this chapter shall, on the expiry of said period, stand terminated unless for special reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs. ठीक है, Provided that where any person has been kept in detention pending such inquiry, the proceedings against that person, unless terminated earlier, shall stand terminated on the expiry of the period of 6 months of such detention. सीधी सी बात है, किसी भी इंक्वायरी को 6 महीने के अंदर, और अगर 6 महीने के अंदर नहीं कर रहे तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन इफ देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड है कि इंक्वायरी कुड नॉट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ द 6 मंथ, इट शैल नॉट बी टर्मिनेटेड। ठीक है ना?
नेक्स्ट, क्लॉज 7, क्लॉज 7, Clause 7, where any direction is made under subsection 6, permitting the continuance of proceedings, the session judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse. ठीक है। यहाँ पर अगर लगता है कि कोई पर्सन एग्रीव्ड है कि जो जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है, इंटरिम बॉन्ड भरवाया है, तो वो सेशन जज में जो है एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, और कोर्ट से रिक्वायर कर सकता है कि सर आप जो है इस जो ऑर्डर इन्होंने पास किया है हमारे अगेंस्ट, इसको वैकेट करा दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट, पीछे आ जाइए। क्लियर है ना बात? 107-16 समझ में आया है ना? अब आ जाइए 127, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन डिसमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। यहाँ पहले वर्ड यूज किया गया था सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ पर्सन डिसमिनेटिंग द सिडिशियस मैटर, सिडिशियस मैटर को जो डिसमिनेट कर रहा था। तो ये वही 152 वाला देखो इसमें लिखा होगा आगे, जो सेक्शन जो 152 वाला अगर कोई ऑफेंस करता है तो उससे यहाँ बॉन्ड भरवाते हैं कि आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे, बॉन्ड भरिए आप। कौन बॉन्ड भरवाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कितने दिन का बॉन्ड भरवाएगा? 1 साल का। अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, अगर ये जो ऊपर वाले सेक्शन में 126 में 127 में अगर बॉन्ड किसी और कोर्ट के द्वारा भरवाया जाता है अदर देन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ द बॉन्ड? जी बताइए जल्दी से। प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। 507 क्लॉज सी एंड 507 क्लॉज डी। क्लियर है बात? Am I audible to everyone? नेक्स्ट, नेक्स्ट अंडरलाइन कर लेना 1 साल का। सस्पेक्टेड पर्सन से 128 सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम अ सस्पेक्टेड पर्सन। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है सस्पेक्टेड पर्सन से जो है जहां उसको लगता है कि ये जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करेगा, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने जा रहा है, तो वहां उससे जो है बॉन्ड भरवाएगा। उससे कहेगा क्यों हम आपसे जो है बॉन्ड ना भरवाएं, शो कॉज नोटिस देगा और उससे 1 साल का बॉन्ड भरवा सकता है, नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। कौन? सॉरी 1 ईयर। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अलावा अगर कोई ऑर्डर देता है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? Vitiate the proceeding. अंडर डी 507 क्लोज डी। नेक्स्ट आ जाइए, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। दोज पर्सन who are committing an offense on the usual basis are called habitual offender। habitual offender है। अगर कोई habitual offender किसी offense को करता है, ऐसी कोई शिकायत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मिलती है कि सर दीज आर द हाउस ब्रेकर एंड किडनैपिंग करते हैं, वे स्टोलन प्रॉपर्टी रखते हैं, हाउस थीव्स एड्स करते हैं, कंसीलमेंट करते हैं, इस तरीके का ऑफेंस करते हैं, तो कोर्ट उनसे जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बॉन्ड भरवा सकता है। कितने साल का? यहाँ 3 3 साल। साल का। याद रखिएगा पहले और लास्ट सेक्शन में 3 साल है। सेक्शन याद कर लीजिएगा 125, 126, 127, 128, 129, 5 सेक्शन है। पहले में 3 साल है और लास्ट में 3 साल है, बीच में 1 साल है। पहला कन्विक्शन पे है, लास्ट वाला हैबिचुअल ऑफेंडर का है। उसके बाद जो है अदर केसेस है, फिर सेडिशियस मैटर है, फिर सस्पेक्टेड पर्सन है, देन हैबिचुअल ऑफेंडर है। याद हो गया कि नहीं? पहले में कन्विक्शन पर कौन करता है? कोर्ट ऑफ Court of सेशन Session is और JMFC.
सेक्शन जेएमएफसी 3 साल का बॉन्ड भराते हैं। उसके बाद अदर केसेस में गुड बिहेवियर एक के साल। लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भरवाता है। उसके बाद सिडिशियस मैटर में, सर्टेन अदर मैटर्स 152 वाले ऑफेंसेस में 1 साल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके बाद सस्पेक्टेड पर्सन, देन हैबिचुअल ऑफेंडर। क्लियर है बात? नेक्स्ट, इसमें अब आ जाइए, क्लोज आप पढ़िए। When an executive magistrate receives information that there is within the local jurisdiction of a person, ये offense करते हैं, habitually commits or attempts to commit or abets the commission of any offense under one or more of the following acts, इनमें से किसी एक्ट में अगर करता है तो भी क्या भरवाएंगे? बॉन्ड 3 साल का। कौन कौन से एक्ट हैं? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फॉरनर्स एक्ट, ईपीएफ एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। इन एक्ट्स में अगर कोई ऑफेंस करता है, कोई हैबिचुअल ऑफेंडर, उससे 3 साल का बॉन्ड भरवा सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 1110 ऑफ द सीआरपीसी क्लोज एफ। कौन सा नहीं है? तो लिखिए डाउरी प्रोहिबिशन। डाउरी प्रोहिबिशन में हैबिचुअल हो ही नहीं सकता, एक ही बार में पीट देते हैं ना। क्लियर है? क्योंकि यहाँ मोनोगेमी है, बाइगेमी नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं है यहाँ। ठीक है? यस नो बताइए जल्दी से। 135 हम पढ़ चुके हैं। 136 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। अब ये जो पर्सन है, जितने भी पर्सन है, अब इनसे सिक्योरिटी जो मांगी गई है प्रीवियस सेक्शंस में कि आप सिक्योरिटी दीजिए, तो यहाँ पर देखिए, अब सिक्योरिटी लेते टाइम कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो बेल बॉन्ड भरवाया गया है कि भैया उसका जो नेचर है उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लार्जर अमाउंट नहीं होना चाहिए, लॉन्गर पीरियड नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन अपने आप को एग्रीव्ड समझता है बाय सच ऑर्डर, ही में फाइल एन अपील। 136 पढ़िए तभी समझ में आएगा। Section 136. Order to give security. If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond or bail bond, the magistrate shall make an order accordingly, provided that A. No person shall be ordered to give security of a nature different from or an amount larger than or for a longer period than the period specified in अच्छा the चलिए, अब यहाँ किसी को लगता है कि ही इज एग्रीव्ड, ही इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट का ऑर्डर से वो एग्रीव्ड। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू हिम? appeal or revision. 414 में जाइए, 414 पढ़िए जल्दी से। 414 समझते हैं आप किसे कहते हैं? इंग्लिश आती है आप लोगों को? 416 appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behavior. Any person, clause 1, who has been ordered under section 136 to give security for keeping the peace or for good behavior, or रुक second, जाइए, समझ रहे हैं आप बात? समझ आया कि नहीं? कोई सेक्शन 136 में अपने आप को एग्रीव्ड समझता है तो उसके पास राइट है, अपील करे। कहां जाके अपील करे? कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करे। ठीक है? अंडर सेक्शन 414। अब आ जाइए सेक्शन 137, नहीं 140 पढ़िए पहले। 140 section 140, power to reject sureties, clause 1, a ठीक है। अब magistrate. देखिए, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी, एक आदमी है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसका श्योरिटी कौन बनेगा? हैं? कोई नहीं बनेगा भाई।
नहीं, सीधी सी बात है, जैसा वो है वैसा श्योरिटी होगा। सपोज खुद हैबिचुअल ऑफेंडर श्योरिटी भी हैबिचुअल ऑफेंडर लेके आ गए, कोर्ट ने उसकी श्योरिटी को रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप? कोर्ट को पावर है कि उसकी श्योरिटी को रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर उसको लगता है कि ही इज एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ दिस सच कोर्ट, अब वो फिर अपील फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 414 क्लोज बी। पढ़िए पहले 140। Section 140. Power to reject sureties. A magistrate may refuse to accept any surety offered or may reject any surety previously accepted by him or his predecessor under this chapter on the ground that such surety is an unfit person for the purpose of the bail bond. क्लियर है ना बात? अनफिट पर्सन है, कोर्ट के मतलब का नहीं है। आइए वहीं आ जाइए, 414 क्लोज 2 पढ़िए। Section 414, Clause 2. Who is aggrieved by any order refusing to accept or rejecting a surety under Section 140? May appeal against such order May to appeal the court of against. session। क्लियर है बात? हैं? जी भाई क्लियर। ये औरों को समझ नहीं आ रहा है क्या? रहनुमा, सुगंधा, रोजी, हैं? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है या नींद निकाल रही हो? नहीं सर, आ रहा है। हम्म, लिख रही थी। जी लिख रही थी? सर मार्क कर रही थी। यस सर। हाँ पढ़ दो बाबू, अदरवाइज जो है फिर बाद में समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बेर एक्ट गंदा कर डालो। पता है आपको? हाँ। बेर एक्ट एकदम भर डालो उसे। पहले हम बड़ा सजा सजा के रखते थे, है नया नया कितना अच्छा लगता है, बहुत गंदा लगता है नया बेर एक्ट। समझ रहे हैं आप? उसका मतलब है कि आपने तो उसका हक ही अदा नहीं किया, पेज भी नहीं पलटे आपने उसके, अगर वो कोरा है तो। अगर बेर एक्ट कोरा है, कोरा समझते हैं आप लोग? कैसे कैसे वर्डिंग यूज करता हूं मैं, साफ सुथरा। नया तो जैसा बिल्कुल। आप बिल्कुल नए ही जैसे वापस जाएंगे अपने घर, अगर बेर एक्ट नया रह गया तो। समझ रहे हैं? आपके अंदर भी कुछ नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आ जाइए चैप्टर 10। चैप्टर 10 बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ से जुडिशरी में सवाल आता है, एपीओ के लिहाज से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मूव ऑन करके। अदरवाइज बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सी चीजें पूछी जाती है, लेकिन जल्दी से हम पढ़ते हैं चैप्टर 10। क्या है? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अच्छा, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, है ना? व्हाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन क्रिमिनल लॉ? क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? एनीवन? स्पीडी जस्टिस के लिए। स्पीडी जस्टिस के लिए। बहुत सही। और सर बीएनएसएस में इसका स्कोप ज्यादा है पर्सनल लॉ की अपेक्षा। To enhance the punishment, to criminalize this act. मे बी यू मे कॉल्ड इट अपॉन। और हारिस? जी भाई यही स्पीडी जस्टिस मतलब मेनली तो यही हो सकता है। देखिए क्या होता था, आपने सिविल लॉ का एक नियम सुना होगा, सूट दादा लाता है और रिलीफ किसको मिलती है? पोते को। तो सिविल लॉ में मेंटेनेंस का प्रोविजन हमारे पर्सनल लॉज में दिया गया है। अगर हम बात करें अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड 25, देयर इज a specific provision
व्हाट रेमेडी बियॉन्ड सिविल लॉ? ना ना ना, अगर सिविल लॉ में रेमेडी मिल गई तो सीआरपीसी की रेमेडी जीरो हो जाएगी। अभी पढ़वाएंगे ये बात याद रखिएगा। अगर सिविल लॉ ने रेमेडी दे दी, इसकी रेमेडी जीरो है, फिर वो प्रिवेल करेगा, ना कि सीआरपीसी। ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट शैल प्रिवेल ओवर द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी के 125 का ऑर्डर पे सिविल लॉ का प्रिवेल करेगा। बीच में बोल देते हैं आप, इधर उधर निकाल देते हैं हमको। कितना बढ़िया एकदम दिमाग में आया हुआ था, सब भूल गया। और क्या, थोड़ा ताजा याद रहता है मुझे। बासी बासी रोटी खा लेता हूँ, लेकिन अब चीजें हैं। चलिए, तो सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अब तुम लोग पढ़े हुए हो एंड रिसेंटली देयर आर 2 स्टूडेंट के जो पढ़े भी हैं, मुझे बताइए कि देयर इज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, व्हाई द सेम प्रोविजन हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 18 and 19 of the Hindu Maintenance Act. अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस है ना एक एक्ट 1956 का, वहां क्यों है? वहां क्यों है जी? वैसे फैमिली लॉ में जब पढ़ाते तब पूछते हैं, लेकिन ऐसे ही पूछ लिया बस। पता है आप लोगों को इसमें शायद प्रोविजन है कि नहीं? एक जगह शायद इसमें जेंडर न्यूट्रल है, अच्छा, शायद, आई कंफर्म। देखिए, सब्सटेंशियल राइट है बिल्कुल। और आपको एक बात बता दें, सेक्शन 24 में कह रहा है कि दोनों में से कोई भी ले सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। सेक्शन 25 परमानेंट एलुमनी है। एनीवन, कोई भी, ईदर हस्बैंड और वाइफ, ईदर स्पाउस, आउट ऑफ द वॉइड और वैलिड मैरिज, कोई सी भी मैरिज के साथ, डागा वर्सेस डागा के केस है। लेकिन सेक्शन 18 और 19 इज ओनली अवेलेबल टू द वाइफ और चिल्ड्रन और ओल्ड पेरेंट्स, है ना? कहां से कहां पहुंच गए। चलिए, तो यहां पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही शबीनाज ने, सेकुलर लॉ है। समझ रहे हैं आप? सेकुलर है। 125 सीआरपीसी वाज सेकुलर एंड नाउ सेक्शन 144 of the BNSS, it is secular law. Irrespective of the religion, all the persons shall have the right to have a maintenance under section 144 of the BNSS, irrespective of religion, their religion. ठीक है? Order for maintenance. Section 144, order for maintenance of wives, children and parents. देखिए, अगर कोई पर्सन जो है who are having a sufficient means, अपने sufficient means होते हुए नेग्लेक्ट, 2 वर्ड यूज किए गए, या नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करने के लिए? नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज करता है, एनआर। नेग्लेक्ट और रिफ्यूज किसको? हिज वाइफ, अपनी वाइफ। कौन सी वाइफ? अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। और हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड, उसके दोनों धर्मज और अधर्मज, लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, चाहे शादीशुदा हो या ना हो, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। दो, अभी आपने 2 लोग पढ़े, पहला वाइफ जो अपने आप को अनेबल है, दूसरा लेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड, चाहे मैरिड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने आप को, यहाँ देखिए एज वेज नहीं लिखी इन्होंने, कितनी एज, कितना क्या, कि माइनर है कि मेजर है, कुछ नहीं, अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। थर्ड, हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड। अब यहाँ क्लॉज लगा दी, not being married daughter, it means married daughter is not entitled to have a right under section 144 of the BNSS to claim as a matter of right a maintenance from her parents.
और फादर, ठीक है। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर एक्सक्लूड कर दिया गया। हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, इट मीन्स मेजोरिटी अगर अटेन कर ली है और वो मैरिड डॉटर को के अलावा कोई भी क्लेम कर सकता है, इट मीन्स मैरिड सन कैन क्लेम, यस नो। नेक्स्ट, वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ, लेकिन ऐसा चाइल्ड क्या है, नंबर 1 फिजिकली, नंबर 2 मेंटली एबनॉर्मेलिटी में है और इंजरी में है, टू अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है। जनरल प्रोविजन उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ, उसके लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट, मैरिड है और नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेजर है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड क्लॉज में कह दे कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, लेकिन ऐसे जो लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड होंगे उनकी कुछ स्पेशल एबनॉर्मेलिटी होनी चाहिए, कौन सी, फिजिकल, मेंटल और एबनॉर्मली, क्लियर है बात। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर such person to make monthly allowances for the maintenance of his wife, ठीक है, और such child और father और mother at such monthly rate as a magistrate thinks fit। यहाँ सवाल पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट कितना मंथली मेंटेनेंस दे सकता है, नो लिमिट, अंडरलाइन कीजिएगा, लिख लीजिएगा, नो लिमिट, क्लियर है। सेम सच पर्सन एंड मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट। नेक्स्ट आइए, provided that magistrate may order the father of a female child referred in clause B to make such allowances until she attain her majority। clause 2 में जो है where there is a female, वहां फीमेल है और she has not attained her majority, तो फादर को oblige किया गया है कि वो उसको मेंटेन करे until she attain majority if magistrate is satisfied that husband of such female child if married is not possess sufficient means। एक बार सवाल पूछा गया था whether married daughter can claim a maintenance under section 125 of the CRPC from her father, तो आप कह सकते yes she can claim a maintenance from her father, but if she attain a majority फिर नहीं कर सकती, until she is attaining a majority and her husband does not have a sufficient means, तब उसको करा सकता है, yes no। ठीक है, पूछा जाता है कि वेदर इंटरिम मेंटेनेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 144, हाँ दिया गया है, प्रोविजो पढ़िए आगे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इंटरिम मेंटेनेंस दिया जा सकता है वाइफ को, चाइल्ड को, फादर को, मदर को, ठीक है। जो एप्लीकेशन आएगी मेंटेनेंस की, इन हाउ मेनी डेज इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, अंडरलाइन कीजिए कितने दिन है, 60 दिन, हाँ ना, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी। अब नेक्स्ट आइए, क्लॉज 3 आइए। अब इंटर मेंटेनेंस में या मेंटेनेंस में जो है कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि भाई आप मेंटेनेंस दीजिए और किसी ने डिफॉल्ट किया, द पर्सन हैज डिफॉल्टेड इन केस ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन टू द वाइफ और हस्बैंड और वाइफ और चाइल्ड, फादर, मदर, इनको मेंटेन करने में डिफॉल्ट कर गया, तो what are the punishment is available to सच पर्सन, क्या है देखिए, कोर्ट जो है इन लिवाइंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस में इशू अ वारंट। देखिए, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर इशू अ वारंट, अंडरलाइन कीजिएगा, इशू अ वारंट फॉर लिवाइंग
and sentence such person for the whole or any of the part of months allowances, उसके लिए सेंटेंस दे सकता है। ऐसा सेंटेंस कितना होगा? इट द टर्म्स में एक्सटेंड टू 1 मंथ और until the payment is soon made। 1 महीना होगा मैक्सिमम, और कितना हो सकता है जब तक के पेमेंट ना कर दे। अब आगे कह रहा है कि नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू द कोर्ट लिवाई ऑफ सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन सच बिकम ड्यू। जिस दिन से ड्यू बना उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर किससे पहले वारंट इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 3-4 चीजें हमें इसमें ध्यान में रखनी है। क्या? रिफ्यूज करता है, नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है किसको? 4 लोगों को, वाइफ को, लेजिटिमेट इलिजिटिमेट भी अंडरलाइन कीजिएगा, इलिजिटिमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट, लेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर जो मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल हैं या इंजरी कॉज हुई है, और फादर मदर को। इंट्री मेंटेनेंस भी हो सकता है, मेंटेनेंस की एप्लीकेशन 90 दिन में डिस्पोज ऑफ करेगा, है ना। और इन लिवाई ऑफ मैं 90 कह रहा हूँ, आप उंगली उठा रहे हैं, 60 दिन में। ठीक है, उसके बाद जो है 60 ही दिन है ना भाई? जी भाई 60 दिन है भाई। यस सर। हाँ यार, फिर अगर कोई डिफॉल्ट करता है और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है कि वो डिफॉल्ट हुआ है, तो कितने दिन के उनको जो है सजा दे सकता है? 1 महीने की वारंट इशू कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए क्लॉज 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ठीक है, वाइफ जो है, व्हेन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस, कब वाइफ जो है एंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए? तो क्लॉज 4 में कह रहा है कि नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, जहां पर अंडरलाइन कीजिएगा शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। नंबर 1, अगर वो अडल्ट्री में रह रही है तो शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस। दूसरा, if without any sufficient reason she refuses to live with her husband। नंबर 2, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना करती है बिना सफिशिएंट रीजन के। और तीसरा, इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल परस्पर सहमति के साथ दोनों अलग हुए हैं, तो भी शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। क्लियर है बात? अगर ऊपर की बातें प्रूफ हो गई, चलिए अभी इसके बाद, ठीक है, 3 मरहले यहाँ है कि जब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब 2 मरहले और हम आपको बताते। सेक्शन 146 क्लॉज 3 आइए। 146 क्लॉज 3 में जो है, देखिए कब कब मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी? जब वो अडल्ट्री में हो, जब वो बिना सफिशिएंट कॉज के हस्बैंड से अलग रह रही हो, और जब म्यूचुअली दोनों परस्पर सहमति के साथ अलग हुए हों। चौथा पॉइंट कहाँ दिया गया है? सेक्शन 146 क्लॉज 3 में कह रहा है कि वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ द वुमन who has been divorced by or has been obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if is satisfied that, क्या कब? अब she will not be entitled, कब entitled नहीं होगी? when she has remarried। क्लोज ए देखिए, रिमेरिड जहां पर हो गया है, शादी कर लिया, वो एंटाइटल नहीं होगी। क्लोज बी देखिए, व्हेन शी इज रिसीविंग अ मेंटेनेंस अंडर द पर्सनल लॉ और कस्टमरी लॉ। आप लिख रहे हैं कि या बस बता ही रहा हूं पागलों की तरह? लिख भी पा रहे हैं? जी भाई अंडरलाइन कर ले रहे हैं और सेक्शन रिफर कर ले रहे हैं। व्हेन शी इज रिसीविंग मेंटेनेंस अंडर पर्सनल लॉज और कस्टमरी लॉ, 5th पॉइंट। एंड लास्ट, व्हेन शी हैड वॉलंटरली सरेंडर हर राइट। क्लॉज सी में देखिए, जहां पर उसने वॉलंटरली सरेंडर कर दिया अपना राइट ऑफ मेंटेनेंस, तो यहां भी शी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस। यस नो? और ठीक है ना। अब आ जाइए सेक्शन 144 क्लॉज 5 आइए। ऑन प्रूफ ऑफ द वाइफ इन फेवर, जिसको मेंटेनेंस मिला है, अगर
ये प्रूफ हो जाता है कि वो अडल्ट्री में रहती है, वो सेपरेट रहती है बिना सफिशिएंट रीजन के, या म्यूचुअली दोनों अलग हो गए हैं, तो ऐसे मेंटेनेंस के ऑर्डर को मजिस्ट्रेट कैंसल कर देगा। क्या कर देगी? CANCELLED, है ना? जी भाई। समझ में आ रही है बात? मुझे तो आई नहीं, आपको पता नहीं, है ना? सबको आ गई कि नहीं? रहनुमा, तजीन, सुगंधा, इरम, कौन कौन से 6 सर्कमस्टांसेस है जब वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए? भाई एडल्ट्री, सफिशिएंट कॉज के बिना हस्बैंड से अलग रह रही है, म्यूचुअल कंसेंट से अगर रह रही है अलग, वॉलेंट्री सरेंडर कर दिया है, रीमैरी कर ली है, या फिर पर्सनल लॉ में उसने क्लेम कर लिया है। बिल्कुल पर्सनल लॉ है, कस्टमरी लॉ में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि अंडर द मुस्लिम वेदर मुस्लिम वुमेन इज एंटाइटल्ड टू गेट अ मेंटेनेंस बियॉन्ड द इद्दत पीरियड। क्या इद्दत पीरियड के बाद मुस्लिम वुमेन जो है मेंटेनेंस ले सकती है कि नहीं? जी भाई, ले सकती। समझ रहे हैं आप? कौन सा केस है? शाहबानो सर। जी भाई, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। क्या हुआ था इस केस में? जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी। हम्म, बताइए कोई, एनीवन। क्या फैक्ट है इस केस के? तजीन, बताइए। हारिस? भाई शायद अगर गलत नहीं है कि इसमें हस्बैंड जो है एक लगभग काफी उम्र के बाद मतलब अपनी वाइफ को छोड़ देता है और ये कहता है कि मैं इद्दत पीरियड तक ही उसको मेंटेनेंस दूंगा। नहीं नहीं, वो उसकी क्या औकात है, वो क्या कहेंगे? नहीं, वो मतलब ये देखिए, क्लेम करता है। हमारा सेक्स हमारे यहाँ एक पर्सनल लॉ है, शरीयत एक्ट 1937। उसमें लिखा है कि हमारे ये जो मैटर हैं, कुछ फॉलोइंग मैटर्स दिए गए, दे शैल बी गवर्न बाय द शरीयत, द मेंटेनेंस इज वन ऑफ देम। तो शरीयत में लिखा हुआ है कि अगर इद्दत पीरियड के बाद कोई वुमेन जिसको डिवोर्स दी गई है, डिवोर्स के इद्दत पीरियड कितना होता है इन केस ऑफ डिवोर्स? 3 lunar month, 10 Lunar. days। ठीक है, 3 lunar month 10 days, ये होता है किस केस में? डिवोर्स के मामले में। तो कहा गया है कि हस्बैंड शैल बी बाउंड टू मेंटेन हर वाइफ ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड। बियॉन्ड इद्दत पीरियड हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी वाइफ को मेंटेन करने की, शरीयत में लिखा है। ठीक है। अब शरीयत को जो है शाहबानो बेगम ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि सर, व्हेन आई डू नॉट हैव एनी sufficient means to maintain myself, how शरीयत कैन disallow me when I have not married myself। जब मैंने मैरिज ही नहीं की, मैं शादी ही नहीं की अपनी। कोर्ट को बात समझ में आई कि यार ये एक मजलूम औरत है। कोर्ट ने जो है कहा कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, even the Muslim women, irrespective of their religion, shall have the right to get a maintenance under section 125 of the CRPC beyond iddat period। बियॉन्ड इद्दत पीरियड। अब यहां से पूरा सेंसेशन फैल गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया। उसके बाद एक लॉ लाया गया 1986 में, जिसमें क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमेन, द राइट्स ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट अ डिवोर्स, 1986 वाला जो एक्ट है लाया गया, और उसमें कहा गया है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को
इद्दत पीरियड के बाद बाउंड नहीं होगा मेंटेन करने के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब छोड़ दीजिए यहां तक। ठीक है, सेक्शन 125 पर लीडिंग केस है कौन सा? शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। यस नो? चलिए अब डेनियल जल्दी लतीफ से, और यूनियन ऑफ ये इंडिया भी है, वाला केस है। डेनियल लतीफी भी है, सरला मुदगल भी है, लिली थॉमस भी है। समझ गए आप? शाहबानो बेगम। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा गया था, केस में पूछा गया कि वेदर वेदर ओल्ड एज पेरेंट्स कैन क्लेम ए मेंटेनेंस फ्रॉम हर डॉटर। क्या अपनी डॉटर से जो है ओल्ड एज पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? केस का नाम बताइए। जी सर। भाई विजय मनोहर वर्सेस काशीराव राजाराम। हाँ सर। विसाया विसाया मनोहर वर्सेस काशी राव। ठीक है, राजाराम सवाई एंड अनदर। हाँ वही है, विसाया मनोहर वर्सेस काशी राव। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट नेक्स्ट, अब आ जाइए, प्रोसीजर कहां दिया गया है? 145 में प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेस 146 दिया गया है। अब यहां देखिए जो सबीनाज आप कह रही थी, ऑल्ट्रेशन इन ऑफेंस, ऑल्ट्रेशन इन अलाउंसेस, क्लॉज 2 पढ़िए। क्लॉज 2 कहता है कि where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 144 should be cancelled, varied, he shall cancel the order as the case may be and vary the same accordingly। समझ रहे हैं आप? सिविल कोर्ट का ऑर्डर जो है मान्य होगा, बाध्य होगा। इसीलिए यहाँ एक बार सवाल पूछा गया कि सर जो मेंटेनेंस 125 में दे दिया गया और जो मेंटेनेंस 24 हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया, क्या वो एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? सपोज करिए 125 में मेंटेनेंस दिया 5,000 रुपए महीना, वहां पर पूरा जो मेंटेनेंस आफ्टर द सेटलमेंट उनको कुछ पैसे दिया जो महीने में जो है ज्यादा बैठ रहे थे, तो कहा यस वो एडजस्ट किया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट आ जाइए, इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेंटेनेंस। बस ये मार्जिनल नोट पूछे जाते हैं, इसीलिए सिर्फ मार्जिनल नोट बता रहा हूं। क्लियर है बात? अब आ जाइए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ये फिर वही वाला आ गया, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी वाले सब मामले हैं, इनको देख लीजिएगा जल्दी से। न्यूसेंस लिखिए सबसे ऊपर। न्यूसेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, पब्लिक न्यूसेंस और अर्जेंट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस, अर्जेंट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 152, अर्जेंट न्यूसेंस सेक्शन 163। पब्लिक न्यूसेंस बीएनएस में भी दिया गया, कहाँ? 270। 270 में। पनिशमेंट? 292। जी बिल्कुल 292। ठीक है, अब सर एक पब्लिक बार दोनों के न्यूसेंस, सेक्शंस रिपीट कर दीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है बीएनएसएस में 152 और बीएनएस में 270, पनिशमेंट 292। ठीक है, अर्जेंट न्यूसेंस सेक्शन 163। तो जल्दी से आ जाइए, अब पहले से पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 148 चैप्टर 11 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। ए अनलॉफुल असेंबलीज, अगर कहीं पर कोई अनलॉफुल असेंबलीज गैदर्ड हो रही है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है डिस्पर्स कर सकता है ऐसी असेंबली को। कैसे? बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। अंडरलाइन कीजिएगा, बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। सेक्शन 148 मार्जिनल नोट आता है इसका कि सिविल फोर्स के द्वारा असेंबली को डिस्पर्स किया जा सकता है। कौन से सेक्शन में लिखी है बात? 148। और अगर सेम बात जो है कहाँ लिखी है? 129 सीआरपीसी था।
अब आ जाइए यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। हमने तो ऐसे याद किया था CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, तो यहाँ पहले सिविल फोर्स फिर आर्म्ड फोर्स। ठीक है, 148 सिविल फोर्स, 149 आर्म्ड फोर्स के द्वारा डिस्पर्स किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए, बस एक और चीज अंडरलाइन कीजिएगा, जो यहाँ पर सिविल फोर्स में जो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, लेकिन आर्म्ड फोर्स में DM एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना? अब आ जाइए नेक्स्ट, पब्लिक न्यूसेंस सेक्शन 152 है ना? अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऐसी पुलिस रिपोर्ट मिलती है जहां पर उनको लगता है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, ऑक्यूपेशन हो रहा है, रोड पे बजरी डाली हुई है, रोड को खंड रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग हो रही है, कन्फ्लग्रेशन हुआ है, आग लग गई, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वहां पर जो है, या इस तरीके के एनिमल, याद है तुम्हें जो इससे डॉग्स हैं, न्यूसेंस है सब, ठीक है, ये पब्लिक न्यूसेंस है, हुआ है, तो वहां पर जो है मजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा और पूछेगा कि क्यों हम आपसे जो है बॉन्ड ना भरवाएं, क्यों आप जो है ऐसा ऑर्डर नहीं हटाएंगे, ये आपने सब ब्रीच किया है, जो आपने लॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन किया है, न्यूसेंस किया है, ट्रेड किया, ऑक्यूपेशन किया है, किसी गुड्स को ऐसी पब्लिक रोड पे रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कर रहे हैं, याद है ना, आपने देखा होगा कि घर आपका बनता है और रोड पब्लिक की जाम करते हैं आप, यस नो? तो ये कौन से सेक्शन का वायलेशन है? सेक्शन 152 BNSS। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब इसमें यही है, कंडीशनल ऑर्डर होगा और ऐसा कंडीशनल ऑर्डर, उससे शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, उससे पूछा जाएगा व्हाई द ऑर्डर शुड नॉट बी मेड एब्सोल्यूट, हम आपसे ऐसे ऑर्डर क्यों ना बनाए कि आप इसको, इस कंस्ट्रक्शन को, इस एनिमल को जो है आपने छोड़े हुए, इनको क्यों आप कन्फाइन नहीं करेंगे? जो भी ऑर्डर होगा, क्लॉज 2 देखिएगा, नो ऑर्डर ड्यूली मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट। कीजिएगा, कोई भी ऐसा ऑर्डर किसी सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात? ठीक है, यस नो? सेक्शन 161 इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी, मार्जिनल नोट पूछा जाता है कि इंजंक्शन पेंडिंग इंक्वायरी कौन से सेक्शन में दिया गया है? ठीक है, इंजंक्शन इंजंक्शन कौन से केसेस में दिया जाता है? सिविल मैटर्स में इंजंक्शन पास किया जाता है, लेकिन यहां पर अंडर सेक्शन 161 BNSS दिया जा सकता है, यस नो? ठीक है, अब अच्छा, एक सेक्शन 152 में जो है लीडिंग केस है, आपसे पूछा जाता है कौन सा है? सर अब्बास वाला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रतलाम, वर्दीचंद। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सेक्शन 163। 163 यही है न्यूसेंस, अर्जेंट न्यूसेंस। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन बस इसको थोड़ा सा बता दूं है क्या ये अर्जेंट न्यूसेंस। अगर कोई किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ओपिनियन ये है कि यार कुछ इस तरह ग्राउंड उनको लगते हैं कि कोई पर्सन जो है किसी चीज को वायलेट कर रहा है, सर्टेन एक्ट कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है, किसी से कुछ सेक्शंस में वायलेशन कर रहा है, तो वो अब वहां से उनको बुलाएगा और पूछेगा, क्या बुलाएगा? देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन इज नेसेसरी।
जहां पर उनको लगता है कि देर इज इमीडिएट प्रिवेंशन इज नेसेसरी एंड स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, सच मजिस्ट्रेट में बाय रिटर्न 163 पढ़ रहा हूं, बाय रिटर्न ऑर्डर stating the material facts of the case served by in the manner provided by this section 153, direct any person to abstain from certain act, number one. Number two, to take certain order with respect to certain property in possession or under his management if such magistrate considers that such action is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury or any person lawfully employed or danger to human life, health, safety or disturbance of the public tranquility or right or affray. अब यहाँ पर इस तरीके के अगर मामले उनके ओपिनियन में कुछ आता है तो उनको जो है सफिशिएंट अगर ग्राउंड लगता है तो इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए इस तरीके का एक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम ले सकते हैं और एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। ऐसा एक्स पार्टी जो ऑर्डर होगा या कोई भी जो ऑर्डर इस सेक्शन में पास किया जाएगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 2 महीने। पूछा जाता है अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी का जो इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए कोई ऑर्डर पास किया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए, ये पता है कौन सा सेक्शन है? इसे क्या कहते हैं? कर्फ्यू कहते हैं, कर्फ्यू। धारा 144 लागू धारा होगी। 144 लग गई, याद है? ये वो है 163, ठीक है। धारा 144 जहां कर्फ्यू लग जाता है तो वहां जो है इस तरीके के एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट कोई ऑर्डर पास कर सकता है जिसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 2 महीने। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि अभी इस ऑर्डर को बढ़ाने की और जरूरत है तो अंडरलाइन कीजिए कि फर्दर 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। तो टोटल कितना इन नंबर्स? 8 मंथ्स ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ऑर्डर में अल्ट्रेशन भी किया जा सकता है क्लॉज 5 में और चेंजेस भी किए जा सकते हैं। सेक्शन 140, 164 प्रोसीजर वे डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर इज लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। ये तो बिल्कुल सेम डिक्टो लाइन आएगी, आपसे पूछा जाएगा कौन से सेक्शन में है? प्रोसीजर वे डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर। अच्छा, अगर इसके बाद 166 आप देखेंगे तो आप कहेंगे सेम से डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड एंड वाटर, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो 164 का जो ऑर्डर होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, ये याद रखिएगा, अगर कोई इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई कंप्लेंट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को की जाती है कि सर कोई पर्सन जो है पब्लिक पीस को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, किसी की पोजीशन से किसी पर्सन को जो फोर्सिबली हटाया गया है, वेयर एनी पर्सन वाज इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, सपोज करिए ए इज इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसको फोर्सिबली उठा के एक्स ने अपने पोजीशन में ले ली। अब ए चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देगा कि सर मुझे जो है एक्स नाम के व्यक्ति ने इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है फोर्सिबली प्रॉपर्टी से हटा दिया है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां जो है अब उसको बुलाएगा और बुला के जो है कहेगा कि आप आइए कोर्ट में अपियर हुईजिए, या तो खुद आइए, पर्सनली आइए, अंडरलाइन करते जाइए, ये बात लिखी हुई है, खुद आइए, एडवोकेट के थ्रू आइए, ठीक है। और नोटिस सर्व किया जाएगा उसको, और वो नोटिस कैसे होगा? ऐसे होगा जैसे कि समन, और जो प्रॉपर्टी जहां मैटर है प्रॉपर्टी, उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे चिपका दिया जाएगा कि ये ऑर्डर, ये प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है। याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव द राइट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी या किसी पर्सन का टाइटल डिसाइड नहीं करेगा, बट जिस पर्सन को फोर्सिबली हटाया गया है किसी प्रॉपर्टी से 2 महीने पहले, उसको जो है उसकी प्रॉपर्टी पे पोजीशन पे दोबारा ला देंगे, रिस्टोरेशन ऑफ द पोजीशन हो जाएगी, बस, है ना। पढ़ लीजिएगा, ये याद रखिएगा, बस जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि इसको कोई इतना हम अर्जेंसी में नहीं देखेंगे। क्लियर है ना बात? यस नो? चैप्टर 12 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, सेक्शन 168 पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस।
what are the duties of the police? पुलिस की ड्यूटी क्या है कि every police officer may interpose for the purpose of the preventing and shall to the best of the ability prevent the commission of the cognizable offense. यही पूछा गया, सीधा सेक्शन आया था एक बार, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से सेक्शन में है? सीआरपीसी का 149 था, अब 168 है। ठीक है। नेक्स्ट 170 हम पढ़ चुके, यस नो? 172 ये ऐड किया गया है, पहले ऐड नहीं था। पर्सन बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस ने अगर आपको कोई डायरेक्शन दी है, आपको कुछ रहने के लिए बोला है, असिस्टेंस के लिए बोला है, तो आपको माननी पड़ेगी। देखिए, ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कंफर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर गिवन इन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अगर कोई भी डायरेक्शन दी गई है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, यू आर बाउंड बाय सच डायरेक्शन, यस नो? ठीक है। क्लोज 2 कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन resisting, refusing, ignoring, disregarding to conform to the police direction given under this section, subsection 1, may either take such person before the magistrate or petty cases release him as soon as possible within a period of 24 hours. Clear है? याद आया ना ये सेक्शन 31 वाला? पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट, यस नो? वही है ये, अब यहाँ ऐड ऑन कर दिया, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है जेल भेज देंगे। ठीक है। तो कल हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।